Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel In the Embrace, A Tale of Soul. जानती हूँ मैंने लास्ट पार्ट में आप लोगों से कहा था कि आखिरी पार्ट है, बट आप लोगों ने इतने सारे मैसेजेस किए, इतने सारे डीएम्स किए, सब में सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि मैं एक और चैप्टर लेकर आऊँ एंड एक हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी को ख़त्म करूँ। तो आप लोग इतनी सारी विशेस को मैं कैसे इग्नोर कर सकती थी, है ना? तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा चैप्टर लेकर आई हूँ। जानती हूँ मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि मेंबरशिप में ही मैं उनको शेयर करूँगी, बट मैं अपनी फैमिली के साथ इतना हार्टलेस नहीं होना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग सच में काफ़ी बार ये कह रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम है एंड वो मेंबरशिप परचेस नहीं कर सकते, उनकी कोई जेन्युइन परेशानी है, किसी के पास खुद का फ़ोन नहीं है, कोई हस्बैंड के फ़ोन से यूज़ करता है, तो किसी के मॉम एंड डैड अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी। एंड उन सभी की ये सारी बातों को मैं समझ सकती हूँ। कि आप लोग सच में नहीं अफोर्ड कर सकते एंड आप लोग इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव के साथ इतने लंबे वक्त तक जुड़े रहे हो, इसीलिए आप लोगों को भी एक हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग एंडिंग मिलनी चाहिए। इसीलिए आज चैप्टर आप सभी लोगों के लिए है, आप सबकी विश पर एक परफेक्ट एंडिंग देने की कोशिश करूँगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेंबर्स जिन लोगों ने मेंबरशिप खरीदी है उनके साथ मैं थोड़ा सा अनफेयर हूँ, तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी अनफेयर नहीं हूँ। आपके लिए बहुत कुछ होगा इस चैप्टर के बाद भी, तो आप लोगों के पैसे फेस नहीं गए हैं, सिर्फ मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट बनाए रखिएगा। आप लोगों की जो मेंबरशिप का जो पूरा अमाउंट है वो मैं आपको फुलफिल कर दूँगी, ठीक है? अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज चैप्टर को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव का एक्स्ट्रा डोज। हाँ, जल्दी जल्दी करो, सब जल्दी जल्दी करो। इबो तुम अभी तक यहीं अटके हुए हो। चैंक कर तो रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। ये कैसे, ये नोट कैसे लगेगी? इबो ये नोट ऐसे लगेगी। देखा तो इंसान ने इबो के हाथ में से उस बलून को ले लिया था, इंटर नोट लगाते हुए कहा ऐसे। ठीक है, तो उसने इबो को दिखाया। इबो ने कहा वाह सांगा, आपने कितनी आसानी से कर लिया। चैंक ने कहा उसे बाद में प्रेस कर लेना। ठीक है, तो उसने सिर्फ इबो के सर के ऊपर एक स्मैक किया। इबो ने तुरंत चैंक को घूरते हुए कहा चैंक तुम सुबह से मुझे दूसरी बार मार रहे हो। अब उसने एक और बार मारा ना, पर अगले ही पल चैंक ने फिर से इबो के हाथ पर स्लैप करते हुए कहा मारा तो, और मारू क्यों ना? हाँ, तुम 24 घंटे अपने हस्बैंड के साथ लगे रहते हो। गॉड डैम इट, कभी तो रेस्ट दिया करो। 24 घंटे लवी डबी होना जरूरी है का? इबो ने मुंह बनाते हुए कहा हाँ जरूरी है, क्योंकि मैं सांगा से बहुत प्यार करता हूं, इंसान का मुझसे भी। तुम्हें भी ज्यादा अगर जेलसी फील हो रही है तो जाकर जी से लवी डबी होना, वो तो मैं खास भी नहीं डालती। चैंक ने कहा तुम? इबो ने कहा क्या मैं क्या? चैंक ने इबो को क्लियर करते हुए कहा तुम पर्सनल नहीं हो सकते। इबो ने भी तुरंत अपने हाथ बांधते हुए कहा पर्सनल नहीं हो सकता? क्यों ना मैं पर्सनल हूं? तुम हमेशा सांगा को लेकर मुझे टॉन्ट करते रहते हो। मैं अपने हस्बैंड से प्यार जता रहा हूं, तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम भी जाकर अपने यार से प्यार जताओ, मैंने रोका थोड़ी है। चैंक ने कहा हाँ, तुम मुझे क्यों रोकोगे? पूरी कंपनी का बोझ मेरे सर के ऊपर डालकर, मुझे एक भी छुट्टी ना देकर, हर जगह सिर्फ मुझे ही आगे कर अपना अभी तक हनीमून बनाते रहकर तुम मुझे क्यों रोकोगे? तुम तो कभी रोकते ही नहीं हो मुझे। इबो ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा मैंने तुम्हें नहीं रोका है चैंक, मैंने तुम्हें छुट्टी दी तो थी तुम्हारी शादी के बाद पूरे। चैंक ने कहा हाँ पूरे क्या? पूरे 13 दिन तक की छुट्टी तुमने मुझे नहीं दी थी। हाँ, मैं सी के साथ हनीमून भी स्पेंड नहीं कर पाया था, तुमने मुझे कॉल कर यहाँ स्टेट्स में बुला लिया। अब इबो आई स्वेयर अगर तुमने ज्यादा बकवास की ना। इबो ने कहा तो? चैंक ने कहा मैं आज ही अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा। इबो ने स्मिट करते हुए कहा वो तो तुम दे नहीं सकते चैंक, क्योंकि अब हम दोनों कोई सीईओ या वाइस सीईओ नहीं है। अब हम दोनों उस कंपनी में 50-50 की पार्टनरशिप पर है, यानी कि मैं भी सीईओ हूँ और तुम भी सीईओ हो, और एक सीईओ कभी भी कंपनी से रेजिग्नेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इसे अप्रूव करूंगा ही नहीं। समझ आया? ये कहते हुए इबो सिर्फ अपनी उस विनिंग स्माइल से चैंक की तरफ देख रहा था। चैंक का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता। उसने इबो की तरफ एक उसके पूरे बालों को रफल करते हुए कहा यू लिटिल ब्रैट, तुमने बस अनजाने मुझसे पेपर साइन करवा लिया। मैं कभी भी सीईओ नहीं बनना चाहता था, मैं वाइस सीईओ बनकर ही खुश था, और मुझे 50% शेयर नहीं चाहिए था। इबो बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। इबो ने कहा अब तो मैंने दे दिए, अब तो मुझे वापस नहीं दे सकते। चैंक कुछ भी कर लो, और वैसे भी वो शेयर तुम्हारे नहीं है, वो शेयर तुम्हारी लिटिल प्रिंसेस के हैं, जो उसके अंकल ने सिर्फ खुश होकर उसके पापा को दिए हैं, ताकि उसके पापा बहुत सारे पैसे उड़ा सके अपनी प्रिंसेस के ऊपर एंड उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके चैंक। और तुम ये सारी ख्वाहिशों को ब्रेक लगाने वाले कोई नहीं होते। चैंक का तुमने ऐसा कुछ भी किया ना। चैंक ने कहा इबो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रुको लिटिल बास्टर्ड रुको भी। ये तो चैंक इबो के पीछे दौड़ रहा था, इबो अपनी डाल जाते हुए आगे दौड़ रहा था। एंड वहीं दूसरी तरफ उन दोनों को इस तरह से टॉम एंड जेरी की तरफ करते हुए देखकर सांप बस एक गहरी सांस लेता है। उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा हाँ ये दोनों नहीं सुधर सकते, और मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैंने किसी आदमी से नहीं, मैंने किसी बच्चे से शादी की है, हम जिसका बचपना चाहता ही नहीं है। उसके खुद के 2 बच्चे हो रखे, लेकिन फिर भी तो इंसान सिर्फ इबो को घूर रहा था, जो अभी भी उस स्विमिंग पूल के चारों तरफ बस दौड़ रहा था एंड चैंक सिर्फ उसे पीट रहा था। इंसान ने चैंक की तरफ देखते हुए कहा और ये इंसान, इसकी खुद की वाइफ आने वाली है, इतना सब कुछ करने के लिए पड़ा हुआ है, सेरेमनी के लिए इतने सारे लोग आने वाले हैं, इसे सब भी मस्ती सोच रही है। चैंक एंड इबो ये कहते हुए इंसान बहुत जोर से चिल्लाया था, इतनी जोर से कि चैंक एंड इबो बस अपनी जगह पर रुक जाते हैं। इबो ने कहा देखा ना तुमने मेरे इंसान का गुस्सा दिला दिया, अब मैं क्या करूंगा? तो वो इंसान को देखने लगा जब अपने हाथ बांधकर से उन दोनों को ही घूर रहा था। चैंक ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, तुम इसे बकवास कर रहे थे। इबो ने कहा तुम? चैंक ने कहा मैं क्या? इबो ने कहा सच में तुम जान से मार दूंगा। चैंक ने कोशिश तो करके देखो फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। इबो ने कहा तुम यहाँ फिर शुरू हो रहे हो? चैंक ने कहा हाँ मैं फिर शुरू हो रहा हूँ। इबो ने कहा चैंक वैसे मैंने को दोनों फिर से लड़ना शुरू कर पाते। इंसान ने फिर से चिल्लाते हुए कहा अगर तुम दोनों यहाँ नहीं आए तो आई स्वेयर मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, फिर करते रहना अपने आप, एंड जब अगर जी को ऐसा कुछ मिलेगा ना तो फिर देखना चैंक तुम्हारा क्या हाल होगा। ये तो इंसान ने चैंक को एक डेथली वार्निंग दी। इंसान की ऐसी वार्निंग सुनते के साथ ही आएगा जी का नाम सुनते के साथ ही चैंक बिल्कुल सीधा हो गया था। उसे जाकर देखते हुए कहा आपको जी को मत बताना, मैं कर रहा हूँ। ये डेकोरेशन ठीक करनी थी ना? हाँ यार रिबन लगा था, मैं लगा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो चैंक से बस रिबन को ठीक करने लगा। मैं दूसरी तरफ इबो सिर्फ जोर से हंस रहा था। जान इबो की तरफ देखते हुए कहा और तुम क्या हंस रहे हो? हाँ, तुम्हें भी अगर काउच पे ना सोना हो तो जल्दी से सब कुछ करना शुरू कर दो, वरना याद रखना इबो पूरे एक हफ्ते के लिए मैं काउच पर सोऊंगा। जैसे इंसान ने इबो से देखा, इबो तुरंत सांगा देखते हुए कहा सांगा कहना बंद करो। इबो आई स्वेयर तुमने आजकल मेरे नाक में बहुत दम कर रखा है, बहुत हो गया दम, अब जल्दी से सब कुछ ठीक करना शुरू करो। देख कर आओ इस साइड क्या कर रहे हैं? इबो ने कहा सांगा। साने का इबो ओके ठीक है देख कर आता हूँ तुम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इबो सिर्फ अपने पैर पटकता हुआ अंदर की तरफ चला गया था, जहाँ ईसा
यूजा अलग ही उत्पात मचा रहे थे, लेकिन उसके दूसरी तरफ जान सिर्फ वहाँ हाथ बांधकर भी खड़ा हुआ था। तभी पीछे से मार्था ने आते हुए कहा, वाह, इन दोनों को लाइन पर कैसे लाना है तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जान ने कहा, और नहीं तो क्या, वरना इन दोनों को अगर मैंने खुला छोड़ा ना तो ये पूरा घर नहीं जंगल नजर आएगा एंड कुछ भी नहीं हो पाएगा। मार्था सारे गेस्ट अभी आना शुरू कर देंगे, जी वो भी तो आ जाएगी एंड उसको सरप्राइज की जगह सिर्फ उसे एक जंग का मैदान मिलेगा जिसमें ये दोनों शैतान बस उधर मचा रहे होंगे। इस बात में मार्था बहुत जोर से हंस जाती है। जान ने कहा, क्या तुम भी हंस रही हो, चलो डेकोरेशन में हेल्प करो। हाँ अभी तो ये भी करना है। लेकिन वो जान वही साइड टेबल के ऊपर डेकोरेशन सेट करने लगा। तभी मार्था ने एक रिबन को अपने हाथ में लिया एंड उसे साइड वॉल पर लगाते हुए कहा, बाय द वे जान ने कहा, मार्था ने कहा, अगला सेशन ले ले, तुम कब आओगे। जैसे ही मार्था ने कहा कि जान के हाथ रुक जाते हैं, वो बस सामने की तरफ देखने लगता है। लेकिन अगले सेकंड उसने फिर से उसी रिबन को सेट करते हुए कहा, अभी तो लिया था मार्था, एंड वैसे भी अब तो मेरी दवाई भी बहुत टाइम से ले रहा हूँ एंड सेशंस भी मैं डिले नहीं कर रहा, आ जाऊंगा नेक्स्ट जब भी तारीख होगी मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो जान अपना काम करने लगा। मार्था ने सिर्फ जान को दिखाई देकर अपना सर हिलाया, फिर अपने हाथ में से डेकोरेशन को साइड रखते हुए कहा, हाँ तो तुम जाओगे एंड इन 2 महीनों में तुमने काफी प्रोग्रेस भी दिखाई है। जान ने कहा, दिखाई है ना, मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मार्था ने कहा, अच्छा महसूस कर रहा हूँ या अच्छा महसूस दिखा रहा हूँ। जैसे ही मार्था ने कहा, जान के हाथ फिर रुक गए। उसे सिर्फ मार्था की तरफ देखते हुए कहा, इसका क्या मतलब है। मार्था ने जान के हाथ में से उस डेकोरेशन को साइड रखते हुए कहा, इसका मतलब तो तुम मुझे बताओगे। जान ने कहा, मार्था प्लीज अब यहाँ तुम अपना सेशन मत शुरू कर देना, एंड वैसे भी आज सी के लिए बहुत बड़ा दिन है एंड मैं आज के दिन कुछ भी बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता, तो प्लीज अपनी इस दुकान को यहाँ बंद करो। मार्था ने कहा, मेरा प्रोफेशन कोई दुकान नहीं है जान, और तुम मेरे लिए कोई क्लाइंट नहीं हो, यू आर माई स्पेशल। जान ने कहा, स्पेशल व्हाट। मार्था ने कहा, तुम जानते हो। जान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ इसीलिए कभी भी रिलेशनशिप के अंदर डॉक्टरी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, वरना डॉक्टर कब उस मैटर के अंदर जरूरत ज्यादा हो जाता है खुद ही पता नहीं चलता। ये तो सामने स्विमिंग पूल के किनारे बैठ गया था। मार्था ने भी उसके किनारे बैठते हुए कहा, हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो कि डॉक्टर को पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी चाहिए, मैं भी तुम्हें अपना पेशेंट बनाकर पछता ही रही हूँ। जान ने कहा, क्या। मार्था ने कहा, हाँ पछता रही हूँ, लेकिन है खैर मैं तुम जैसी मुसीबत को अपने सर ले ही लिया है तो तुम्हें मैं ठीक कर ही रहूंगी। तो बताओ मुझे, उस दिन के बारे में हमने बात नहीं की जान, उस दिन के बारे में बात करें। जान ने कहा, मार्था ने कहा, मैं कोई सेशन नहीं ले रही हूँ, मैं तुम्हारे सिर्फ दोस्त की तरह पूछ रही हूँ, उस दिन क्या हुआ था। जान ने कहा, कौन से दिन। ये कहते जान सर सामने की तरफ देखने लगा एंड उसने अपने पाँव को वहीं स्विमिंग पूल में डाल लिया था। मार्था ने भी अपने पाँव को वहीं स्विमिंग पूल में डालते हुए कहा, उसी दिन जब युवानी तुम्हें हम सबसे दूर ले गई थी एंड 7-8 घंटे के लिए तुम उस ग्लोब। जान ने कहा, मार्था। ये तो इस बार जान की आवाज़ थोड़ी डार्क हो गई थी। मार्था ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, हाँ मैं समझ गई, तुम उस दिन के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन जान जब तक तुम उस दिन के बारे में बात नहीं करोगे तब तक। जान ने कहा, तब तक क्या। मार्था ने कहा, तब तक तुम कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे जान, तुम अभी भी उसी गोले के अंदर कैद हो। जान ने कहा, मैं कहीं कैद नहीं हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और मैं ईबो के साथ बहुत हैप्पी हूँ, जैसे कि वो मेरे साथ हैप्पी है। तुम्हें नहीं लगता हम लोगों का रिलेशनशिप अब पहले से अच्छा हो गया है। ईबो अपनी कंपनी में भी जाने लगा है, इज़ेंट यूसा, वो लोग भी अपना स्कूल स्टार्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मैंने भी डिसाइड कर लिया है ना कि मैं फिर से कॉलेज जाऊँगा। इस बात को लेकर जान सिर्फ मार्था को देख रहा था एंड मार्था चुप हो जाती है, वो जान की आंखों में देखने लगती है एंड जान मार्था की आंखों का ऐसे प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए उसने अपने उस कॉन्टैक्ट को ब्रेक करते हुए सामने की तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ तो ठीक है। मार्था ने कहा, काश मैं ये कह सकती कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं है ना जान। तुमने युवानी की ग्रेव को विजिट करने के बारे में सोचा है। इस बात पर जान बिल्कुल चुप हो जाता है। तो नहीं सोचा तुमने, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि एक बार उसकी ग्रेव को विजिट कर आओ। आई मीन जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो बहुत बुरा था जान, बहुत बुरा था, ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजर्व नहीं करता। जान ने कहा, पर जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया वो क्या वो ठीक था। आई मीन उसके साथ ये सब कुछ होना क्या मेरे साथ वो सब कुछ होने को जस्टिफाई कर देता है। मार्था ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं जान, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती। युवानी के साथ गलत हुआ एंड उसने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया। आपके साथ गलत हुआ है तो आपको किसी और के साथ गलत करने का राइट नहीं मिल जाता जान। मैं युवानी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। जान ने कहा, तो फिर तुम क्या कह रही हो, मैं क्यों जाऊँ उसकी ग्रेव को विजिट करने के लिए। हाँ मैं क्यों जाऊँ उसके पास। मार्था ने कहा, क्योंकि शायद ये उसकी आखिरी इच्छा थी। इस बात पर जान की बुट्टियाँ बिक जाती हैं। मार्था ने कहा, लूसी ने मुझे बताया, आई मीन ईबो भी लूसी से काफ़ी लंबे वक्त तक नाराज़ रहा था, क्योंकि एंड टाइम पर उसने जो कुछ भी किया। मैं समझ सकती हूँ उसकी मेंटल स्टेट को। आई मीन जब युवानी ने एकदम से लूसी को बताया होगा जहानी के बारे में, तो लूसी कम्प्लीटली ऐसे की ब्रेक हो गई होगी एंड उस पर युवानी ने ये डिमांड करी कि वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती है एंड उसके बाद सब कुछ खत्म कर देगी। तो शायद। जान ने कहा, शायद क्या। मार्था ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं भी शायद लूसी को ऐसा लगा हो कि ये करना उसकी बहन के लिए शायद जस्टिफिकेशन का काम होगा। आई मीन उसके साथ इतना बुरा हुआ था, वो शायद उस स्टेट में उस टाइम पर ये डिसाइड नहीं कर पाएगी उसे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। जान ने कहा, इसीलिए उसने अपनी बहन को ये सर्टिफिकेट दे दिया कि वो मुझे ईबो से दूर ले जाए। उसने भी तो ईबो को धोखा ही दिया था ना मार्था। अगर वो उस टाइम पर वो एक्ट पुल ना करती तो शायद मैं कभी युवानी के पास जाता ही नहीं। और इस बात की भी क्या गारंटी थी कि जो कुछ भी युवानी ने उस दिन लूसी से कहा था वो बिल्कुल वैसा ही करती। अगर वो वैसा कुछ भी ना करती तो, अगर उसका कोई और मोटिव होता तो, जैसे कि उसने पहले किया था तो। जान के पास बहुत सारे तो थे एंड मार्था बस चुप हो जाती है। कुछ पल के लिए उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ऑकवर्ड सी साइलेंस थी, दोनों बस सामने की तरफ देख रहे थे। मार्था ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो कुछ भी तुम कह रहे हो जान, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी लूसी ने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसने ईबो का विश्वास तोड़ा, पर कहीं ना कहीं मैं उसकी मेंटल स्टेट को समझ सकती हूँ जान। आई मीन तुम खुद सोच कर देखो, युवानी एक ऐसी इंसान थी जिसने लूसी को बचाया। अगर युवानी ना होती तो हो सकता है कि अगली युवानी खुद लूसी बन जाती।
जेसन का कुछ भरोसा नहीं था, वो इंसान नहीं था, वो एक हैवान था जान। सोच कर देखो तुम, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था वो सिर्फ एक जान ने कहा, मार्था ने कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो जान, मैं तुम्हारे डॉक्टर होने के नाते नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त होने के नाते कह रही हूँ। और ये सब कुछ सुनना और समझना ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम हर चीज़ से आज़ाद हो सको जान। तुम एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हो, तुम फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू करने वाले हो, अपने सपने को फिर से जीना शुरू करने वाले हो। एंड मैं नहीं चाहती तुम उस लाइफ में, इस लाइफ का कोई भी साया लेकर जाओ। तुम खुश रहो जान, मैं बस यही चाहती हूँ। एंड उसके लिए हम दोनों को बात करनी होगी, लेकिन एक डॉक्टर एक पेशेंट की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह, क्योंकि इस तरीके से हम बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। तुम मुझ पर अपना गुस्सा उतार सकते हो, तुम मुझसे असहमत हो सकते हो अगर तुम किसी भी पॉइंट पर चाहो तो, लेकिन हम बात करते हैं। जैसे कि मैं तुमसे कहा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो कुछ सालों की कहानी थी, लेकिन युवानी ने उस कहानी में अपने आप को जिया है जान। उसकी आंखें खुलते के साथ ही उसने वो सब कुछ देखा है। एंड बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश करके उन्हें कुछ भी सिखा लें, पर वो नहीं सीखेंगे जब तक वो नहीं देखेंगे। एंड युवानी ने वो सब कुछ देखा, उसे देखने पर मजबूर किया गया। पहले तो जेसन, वो इंसान, उसके बारे में बात ही नहीं करती क्योंकि उसकी बात करते साथ मेरा खून खौल जाता है। लेकिन युवानी की माँ, वो एक कंप्लीटली क्रूअल वुमन थी, वो हार्टलेस थी जान। उसने जो कुछ भी युवानी के साथ किया, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि एक माँ इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। जान ने मार्था की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं मार्था, अनाथालय भरे पड़े हैं ऐसे ऐसे सबूतों से, न जाने कितनी सारी युवानियों से, जहाँ उनके वो सो कॉल्ड पेरेंट्स उनको नहीं चाहते। युवानी की माँ ने डर कर घर में जन्म दिया, लेकिन बहुत सारी तो माँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को बस ऐसे सड़क पर छोड़ जाती हैं, फिर उसके बाद होश तक नहीं लेती कि उनके साथ क्या हुआ है, ऐसे जैसे कि वो सिर्फ एक वेस्ट था। हाँ ऑफ कोर्स वेस्ट था ही, तो क्योंकि वो तो सिर्फ उनकी लस्ट का नतीजा था। प्यार तो कभी था ही नहीं, वो तो सिर्फ जिस्म की भूख थी। जिसे पहले किसान कुछ भी कहता, मार्था ने कहा, सान मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे इमोशंस इस वक्त क्या है। सान ने कहा, मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। एंड जो तुमने कहा ना कि युवानी की माँ हार्टलेस थी, हाँ वो हार्टलेस थी, उसने युवानी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि अगर वो ना होती तो युवानी के साथ ये सब कुछ भी ना होता। इससे अच्छा तो वो उसे किसी ऑर्फनेज में दे देती, वो तब भी अच्छा रहता, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने युवानी को खुद के करीब रखा, उसके साथ वो सब कुछ होते हुए देखा। एंड उसके बावजूद उस लेडी ने उसी इंसान के साथ फिर से अफेयर कर एक और बच्ची को पैदा किया। तुम सोच सकती हो उसकी मेंटालिटी क्या हो गया, किस तरीके का कैरेक्टर थी वो। हाँ, एंड उसके प्रोडक्ट से तुम और उम्मीद भी क्या कर सकती हो। ऐसे बच्चे सिर्फ युवानी जैसे ही पैदा होते हैं, वो फिर जाकर आगे लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। हम जैसे लोगों की जिंदगी जिनका कोई कसूर नहीं होता, हमारा कोई कसूर नहीं होता पार्था, लेकिन फिर भी उन जैसे लोगों की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद होती है। क्या इस चीज़ का कोई हिसाब है? हाँ चलो मेरी छोड़ दो। हाँ मेरी गलती थी कि मैं युवानी से मिला, लेकिन ईबो, उसकी क्या गलती थी मार्था? हाँ ईबो के डैड की क्या गलती थी कि वो आखिरी वक्त में अपने डैड से तक नहीं मिल पाया? बताओ मुझे, उनकी क्या गलती थी? मुझे नहीं पता मार्था, मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या महसूस करूं, क्या फील करूं, क्या कहूं तुमसे एंड क्या समझूं। क्योंकि सच तो ये है कि युवानी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। एंड आगे भी जो सब कुछ है ना, वो मेरा है ही नहीं। क्योंकि यहाँ आज मैं खड़ा हूँ ना, सांस ले रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ ईबो की वजह से है। अगर वो ना होता तो मैं भी कब का मर चुका होता, दफन हो गया होता, जैसे कि वो दफन हो गई आज। और उसने तो ये पूरा प्लान बना रखा था। आज उसने मुझसे माफ़ी मांग ली, वो सब कुछ दिखाया। अब तो मैं इतना बदतर महसूस कर रहा हूँ खुद को कि मैं उससे नफरत भी नहीं कर पाऊंगा। अब बताओ मुझे, कम से कम मैं पहले उससे नफरत कर आगे तो बढ़ सकता था, लेकिन अब तो मैं उससे नफरत भी नहीं कर सकता। मार्था बताओ मैं क्या करूँ? मार्था ने कहा, सान यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि युवानी ने तुम्हें अब खुद से नफरत करने के लिए भी नहीं छोड़ा, तो तुम बस जैसे कैद हो गए हो वहीं। युवानी तुम्हारे साई की तरह रहेगी अगर तुम उसे इस तरीके से छोड़ोगे नहीं। एक बार उसकी ग्रेव को विजिट कर कराओ। मैं जानती हूँ मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन उसके बाद आई एम डैम श्योर कि तुम वापस पीछे पलट कर नहीं देखोगे। जान ने कहा, हो सच्ची ऐसा जादू हो जाएगा क्या वहाँ जाकर? मार्था ने कहा, मे बी हो सकता है कि तुम एक बार उससे बात करो, जो तुम्हारे मन में है सब कुछ उससे कहो, सारी शिकायतें करो, एंड उसके बाद शायद तुम्हारे अंदर का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। जान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं माता नहीं, सच बताओ तो मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं है, अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो था युवानी ने वो सब कुछ उस दिन खत्म कर दिया। वो क्या थी क्या है मैं उसे कभी नहीं समझ पाया मार्था, उसे असल में कोई नहीं समझ सकता। उसने जो कुछ भी किया उसका कोई जवाब नहीं है। पहले उसने चाइना में मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, समझ सकता हूँ जो उसने मुझसे कहा उसके पीछे रीज़न था, लेकिन फिर वापस उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। फिर उसके बाद उसने इतने सालों तक सब कुछ चुप रहकर सब कुछ सहा, या ठीक है उसने सबूत इकट्ठा किए, ठीक है, लेकिन उसने वही दिन क्यों चुना, मेरी शादी का ही दिन क्यों? हाँ कम से कम उस दिन को तो वो यादगार रहने देती, लेकिन नहीं, उसने वो दिन भी यादगार नहीं रहने दिया। मेरी और ईबो की लाइफ में वो दिन हमेशा एक खामोशी की तरह रहेगा मार्था, क्योंकि जब भी हम उस दिन को सोचेंगे हम खामोश हो जाएंगे, कि हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी उस दिन हुआ था, अगर मैंने उसके बारे में बात की तो ईबो दुखी हो जाएगा, और ईबो ने अगर मुझसे उस दिन के बारे में बात की तो मैं दुखी हो जाऊंगा। उसने हमारे उस दिन को बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से, एंड इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मेरे ईबो की आंखों में आंसू दिए, इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ मैं उससे नफरत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि
उसके साथ जो कुछ भी हुआ उस बात के लिए मुझे भी बहुत बुरा लगा है, लेकिन उसे माफ़ करना उसके लिए भी बहुत वक्त लगेगा मार्था, बहुत वक्त। हम इस बारे में बात नहीं करते। चलो सी के आने का टाइम हो रहा है। वैसे भी आज एक बहुत बड़ा दिन है और मैं युवानी को आज का दिन बर्बाद करने नहीं दूंगा और तुम्हें भी नहीं दूंगा। खबरदार तुमने जो उसके बारे में मुझसे दोबारा से बात की तो। एक तो आसान खड़ा हो गया था, मार्था ने भी खड़े होते हुए कहा ठीक है अगर तुम बात नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मैं नहीं करूँगी इसके बारे में बात, लेकिन जान मैं तुमसे सिर्फ यही कहूँगी, एक बार कोशिश करना आगे बढ़ने की, उसकी ग्रेव पर जाने की। जान ने कहा देखूंगा, सोचूंगा, अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अभी उन सभी लोगों से प्यार करना चाहता हूँ जिनसे मैंने उनके हिस्से का प्यार छीन लिया। अपनी ईबो से, अपनी ईजा से, योसा से, ई से और उसकी वो नन्ही प्रिंसेस से। हमारी नन्ही प्रिंसेस आई है एंड मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं उसे भी उतना ही प्यार करूँगा जितना प्यार मैं कभी नहीं दे पाया, अपनी सूई को नहीं दे पाया, मैं उतना प्यार उस बच्ची से करूँगा। तो मार्था प्लीज़ आज के दिन को बर्बाद मत करो। मार्था ने कहा, जान ने कहा मार्था हर कोई मेरी तरह लकी नहीं होता, हर इंसान के पास ईबो नहीं होता, और जिनके पास ईबो नहीं होता मुझ जैसे इंसान मर जाते हैं, उनकी आवाज़ तक बाहर नहीं आ पाती। मैं शायद लकी हूँ, बहुत लकी हूँ कि आज लोगों को मेरे बारे में पता चल पाया है। जो कुछ भी मेरे साथ ये अन्याय हुआ उसके बारे में लोगों को खबर हुई, लेकिन बहुत से लोगों के बारे में तो किसी को भी पता नहीं चल पाता। मासूमों की चीख बस दफन होकर रह जाती है एंड बुराई राज करती है, बुराई राज करती है। मार्था आज भी कितने ही लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो एक खूबसूरत सा लिबास ओढ़कर, चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर एंड एक ऐसा रूप रखकर तुमसे मिलेंगे कि जैसे कि वो पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान है, बिल्कुल एंजल की तरह, पर उनका मन बहुत काला होता है, बहुत काला। एंड ये सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो उस काले रंग में जले हों, जो उस काले रंग में दफन हुए हों। क्या कोई योहानी को देखकर ये कह सकता था? हाँ, क्या कोई जेसन के कैरेक्टर को देखकर ये कह सकता था कि दोनों ने क्या कुछ किया है, कितनी जिंदगियां बर्बाद की है? नहीं कह सकता था मार्था। एंड उसके जैसे न जाने कितने सारे लोग होंगे। आई होप तुम मुझे समझोगी। ये कहते हुए जान मार्था को देखने लगा एंड मार्था सिर्फ चुप हो जाती है। वो समझ सकती है सान जो कह रहा है वो गलत नहीं है, एंड अगर वो भी सान की जगह होती तो शायद उसके लिए भी उतना ही मुश्किल होता जितना सान के लिए हो रहा है। हाँ, युवानी को माफ़ करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर अब उससे नफरत भी तो नहीं कर सकता ना, कोई नफरत नहीं कर सकता। जान एंड मार्था बस एक दूसरे को देखे रहते, तभी पीछे से ईबो भागता हुआ आता है। उसने जान को देखते हुए कहा, जान का गड़बड़ हो गई, जान का बहुत बड़ी गड़बड़। ठीक है, तो वो सिर्फ उछल रहा था। जान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको भी एकदम से शौक लग गया। ईबो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से मिट्टी में लबरेज हो रखा था। उसे देखकर जान की सिर्फ आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जान ने चिल्लाते हुए कहा, ईबो ये क्या है? ठीक है, तो वो तुरंत ईबो की तरफ जाता है। ईबो ने जान को देखते हुए कहा, जल्दी चलिए, उधर बच्चों ने उत्पात मचा रखा है, पूरे घर में मिट्टी करती है। जान का मैं क्या करूँ, सब कैसे आने वाले हैं? जान ने तुरंत फ्रंट होते हुए कहा, क्या ये काम ईजा एंड योजा ने किया है? ईबो ने कहा, आई एम सॉरी जान का, मैं बस उन दोनों को वहाँ खेलने के लिए छोड़कर गया था। जान ने कहा, ईबो तुम दोनों का मैं क्या करूँ? ईजा योजा। तो जान सिर्फ चिल्लाता हुआ घर के अंदर चला गया था। ईजा एंड योजा की खबर लेने के लिए उसके पीछे ईबो भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ मार्था सिर्फ स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर ये पूरा सीन देख रही थी। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। मार्था ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो जान, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो और युवानी को पीछे छोड़ देना ही बेहतर होगा। वक्त ठीक करेगा सब कुछ। वैसे भी तुम्हारी किस्मत तो अक्सर वक्त के हाथों ही रहती है। देखते हैं इस वक्त कहाँ करवट पलटता है और वक्त क्या हमारी किस्मत में लिखता है, क्योंकि किस्मत फिर लिखने वाली है जान, फिर लिखने वाली है। ठीक है, तो माता सिर्फ दूर तक देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ जान एंड ईबो फाइनली एट लास्ट वहाँ पर पहुंच गए थे जहाँ ईजा एंड योजा ने कारनामा मचा कर रखा था। सच में पूरे घर की हालत बदतर हो रखी थी। जान ने चिल्लाते हुए कहा, ईजा योजा। वहीं ईजा एंड योजा जो पूरी तरीके से मिट्टी में प्रेस हो रखे थे, वो जान की आवाज़ सुनकर एकदम से अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। योजा ने ईजा की तरफ छुपते हुए कहा, गगा डैड आ गए। ईजा ने भी तुरंत अटकते हुए कहा, हाँ डैड आ गए। योजा पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, गगा है ना, गगा सब संभाल लेंगे। ठीक है, तो वह ईजा जान की तरफ देख तो रहा था कि उसका चेहरा बता रहा था वो कितना ज्यादा डरा हुआ है। एंड अगले पल बिल्कुल वही हुआ। जान ने अपने कदमों को उस मिट्टी के अंदर रखा है। अगले सेकंड वो ईजा एंड योजा के पास था। उसने एक हाथ से ईजा का कान मरोड़ते हुए कहा, ईजा मैंने तुमसे कहा था ना मिट्टी के अंदर सब कुछ नहीं करना है, पर तुम्हें मेरी बात नहीं सुनी ना, तुम्हें इस तरह से मस्ती करनी है। ये योजा इधर आओ। तुम कहाँ भाग रहे हो? हाँ, हमेशा गगा के तेल बनकर रहना है। हाँ, जो गगा करेंगे वही करूंगा। रुको तुम्हें भी बताता हूँ। कहते हुए वो योजा की तरफ जाने ही वाला था, तभी ईजा ने तुरंत अपने छोटे से फ्रेंड से जान को ब्लॉक करते हुए कहा, नो डैडा नो, आप प्लीज योजा को हर्ट मत कीजिए, आप मुझे मार लीजिए पर योजा को नहीं, प्लीज डैडा। कहते हुए ईजा उछलने लगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही योजा ने देखा कि उसके गगा की इस वक्त शामता रखी है, उसने भी तुरंत ईजा को प्रोटेक्ट करते हुए कहा, नो डैडा प्लीज गगा को हर्ट मत कीजिए, आप मुझे मार लीजिए। हाँ गगा कोई बात नहीं, डैड ज्यादा जोर से नहीं मारेंगे, डैड प्लीज गगा को हर्ट मत कीजिए। ठीक है, तो वही योजा अपनी छोटी सी बॉडी से ईजा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करा रहा है। इन दोनों लिटिल ममचन को देखकर जान का गुस्सा एकदम से उसके पार हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इन दोनों में से किसको मारे, क्योंकि दोनों में से अगर किसी को भी मारा तो दूसरा पक्का रोना शुरू कर देगा। जान इस वक्त इन दोनों को रोते हुए नहीं देखना चाहता। वही दूसरी तरफ ईबो ने उन दोनों को पीछे करते हुए कहा, जान आप प्लीज शांत रहिए। हाँ, इन दोनों ने जो कुछ भी किया ना मैं ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक कर दोगे? तुम तो हो इन सब चीजों के पीछे, तुमसे मैंने मना किया था ना ये मत बात लेके आने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम यहाँ ये लेकर आए। तुम ही ईजा और योजा को नहीं छोड़कर गए थे ना, ईबो तुम्हारी तो खैर नहीं। ठीक है, तो जान ने ईजा को छोड़कर ईबो के कान रोना शुरू किया था। ईबो से चिल्लाते हुए कहा, जान का मुझे क्यों पनिश कर रहा है? मैं तो सिर्फ इन दोनों को मैं तो सिर्फ इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा था ना, पर मेरे को क्यों जान ने कहा, क्योंकि तुम इस
शैतान के फादर हो, तुम्हारे ट्रेड्स अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं, जब ये इतनी शैतानी करता है ईबो, तुम्हारी वजह से इसके अंदर सब कुछ आया है। ईबो ने कहा जानगा मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी कहा था उसे ये सब कुछ करे, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। पर सांस सिर्फ उसे पीट रहा था, एक जोर जोर से उसके कानों को मरोड़ रहा था, ईबो सिर्फ चिल्ला रहा था, उनकी आवाज दूर तक भी सुनी जा सकती थी। चैंग ने अपना सर झटकते हुए कहा, हाँ अभी तो ये इंसान मुझे लेक्चर दे रहा था, अब देखो खुद बच्चों के साथ बच्चा बना हुआ है और मुझे देखो ये सब कुछ करना पड़ रहा है। जी अगर आ गई ना तो सिर्फ किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ईबो जान काम करो प्लीज, लड़ना बंद करो। जान ने कहा हाँ कर तो रहा हूँ, अगर तुम्हारा ये दोस्त मुझे कुछ करने दे दो। चैंग ने कहा ये मेरा दोस्त नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक आफत की पुड़िया है जो सिर्फ हर जगह आफत फैलाता रहता है। जान ने कहा हाँ सही कहा तुमने, ये सिर्फ एक आफत की पुड़िया है, ये मेरा भी कुछ नहीं है। ये पूरा मुंह बनाते हुए कहा जान का मैं आपका हस्बैंड हूँ एंड चैंग मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ मेरा क्या होगा? ये तो सिर्फ रोने लगा एंड उसका ड्रामेटिकल एक्ट देखकर इस योजा भी रोने लगे। जान ने कहा हाँ तुम तीनों सच में नाक में दम कर रखा है। चैंग जरा बैकयार्ड का वाटर सप्लाई ऑन करना, ये सब कुछ मुझे साफ करना पड़ेगा, इन तीनों से तो कुछ भी होने से रहा। रो कोने में खड़े होकर रो। ठीक है तो जान ने तीनों की तरफ वाट लगा दी थी। अगले सेकंड चैंग ने पानी चालू कर दिया था एंड उसके बाद क्या था, जान के हाथ में पाइप थी, पानी की पहुंचा हर तरफ थी। इसे योजा और साथ साथ ईबो तीनों बस लाई लगाकर एक साइड में खड़े हुए थे। जान उनके ऊपर पानी डाल रहा था। जान ने कहा अपने आप को साफ करो अभी के अभी, तुम तीनों अपने ऊपर से मिट्टी उतारना शुरू करोगे। तो ईसान ने पानी तीनों के ऊपर करना शुरू कर दिया था। ईसा अपने बालों से मिट्टी साफ कर रहा था पर ये इम्पॉसिबल था। ईसा ने योजा की तरफ देखते हुए कहा योजा मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ठीक है तो ईसा योजा के पास चला गया था, उसके लंबे लंबे बालों से वो मिट्टी साफ करने लगा। योजा ने कहा गगा मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ, आपके भी हेयर्स में मिट्टी लगी है देखो। ठीक है तो वो ईसा के बालों में से मिट्टी हटाने लगा, कभी उसके चेहरे पर कभी उसके कंधों से एंड उन दोनों को सीधे से देखकर ईबो ने बड़बड़ाते हुए कहा मेरी मिट्टी कौन साफ करेगा, तुम दोनों ने मुझे भी तो मिट्टी लगाई है, मेरी भी मिट्टी साफ करो। पर ईसा एंड योजा ने तुरंत ईबो की तरफ देखते हुए कहा आप अपनी मिट्टी खुद साफ कर लीजिए, हम दोनों बस एक दूसरे की हेल्प करेंगे है ना गगा। ठीक है तो योजा ने ईसा की तरफ देखा। ईसा ने कहा हाँ बिल्कुल सही डैड आप अपनी मिट्टी खुद साफ कर लीजिए। ठीक है तो उसने बस ईबो को पीठ दिखा दी थी। ईबो ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे के साथ धोखा हो गया है, सबने उसे धोखा दे दिया है, इसलिए वो जान को सिर्फ मुंह बनाकर दिख रहा था। मैं दूसरी तरफ जान ने सिर्फ एक गहरी सांस लिया, ईबो की तरफ बढ़ते हुए कहा तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ईबो ने कहा प्लीज जान मेरी हेल्प कीजिए ना, बालों से मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। ठीक है तो वो बस पप्पी की तरह जान के साथ देख रहा था। अगले ही पल जान खुद को रोक ही नहीं पाया एंड वो बिग बेबी के पास आ गया था। उसने कहा मेरे बगैर तुम्हारा क्या होगा ईबो, ऐसे बालों में कैसे कोई मिट्टी फंसा सकता है। ठीक है तो वो ईबो को डांट भी रहा था एंड उसके बालों में से मिट्टी हटा भी रहा था एंड जान को इस तरीके से मिट्टी हटाता हुआ देखकर ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगले सेकंड उसने जान की फेस में हाथ डालकर से अपने करीब खींचते हुए कहा मेरा कुछ भी नहीं हो सकता आपके बगैर जान का, कुछ भी नहीं, मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा, इसीलिए आपको हमेशा लाइफ टाइम मुझसे स्टिक होकर रहना पड़ेगा, बिल्कुल ग्लू की तरह, वरना मैं आपके साथ स्टिक होकर रहूंगा बिल्कुल ग्लू की तरह जान का, बिल्कुल ग्लू की तरह। ठीक है तो वो सिर्फ हंस रहा था एंड जान सिर्फ अपना सर झटककर ईबो को साफ कर रहा था। उसने कहा हाँ तुम्हारी चीजी लाइंस एंड थोड़ा दूर रहो बच्चे ही हैं। ईबो ने कहा वो अपनी दुनिया में मस्त है जान का, हम भी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। ठीक है तो वो हंसने लगा। जान ने सिर्फ मुंह बनाते हुए कहा शेमलेस। ठीक है तो वो फाइनली गुस्सा करते हुए ही सही लेकिन वो ईबो को नहला रहा था। वही दूसरी तरफ ईबो ने चिल्लाकर कहा आपका शेमलेस ओनली योर्स जान का ओनली योर्स। ठीक है तो वो अपने लंबे लंबे बालों को इधर से उधर करना शुरू किया, सारी चीटें जान के ऊपर एंड उधर चली गई। जान ने चिल्लाते हुए कहा ईबो तो मुझे क्यों भगा रहे हो। ईबो ने कहा कि भीगने का ही तो वक्त है जान का, लेट्स पार्टी। ठीक है तो उसने बस जान को भी पूरी तरीके से भिगा दिया था। इस तरीके से शुरू हो गई थी उनकी वो वाटर पार्टी। पर इस बात से पूरी तरीके से अनजान की उनकी ऐसी पार्टी को कोई शख्स सिर्फ अपनी आंखों में कुछ लिए देख रहा था एंड वो कोई और नहीं बल्कि छोटी जानी थी जो बस लूसी का हाथ पकड़कर वो सब कुछ देख रही थी। लूसी ने सामने की तरफ देखते हुए कहा आई थिंक हम गलत टाइम पर आ गए, चलो जानी हम बाद में आते हैं। हाँ वो लोग शायद अभी बिजी हैं, हम बाहर पार्टी में चलते हैं। ठीक है तो वो जानी का हाथ पकड़कर वापस मेन एरिया की तरफ लौट गई थी। वो तो बस यहाँ ईबो से मिलने आई थी एंड एक हाउस से बताने आई थी कि वो आज वापस जा रही है, पर यहाँ शायद ईबो बिजी है, इसीलिए लूसी को शायद अभी वेट करना होगा। वो जानती है कि ईबो ने अभी पूरी तरीके से उसे माफ़ नहीं किया है, लेकिन लूसी कोशिश करती रहेगी, पर उसे आज यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि अब उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। उसे चाइना में जाकर सब कुछ संभालना होगा और जानी की जिम्मेदारी भी तो उसी के ऊपर है ना। इसीलिए लूसी बस आगे बढ़ गई थी सब कुछ पीछे छोड़कर, पर जानी अभी भी पीछे मुड़कर देख रही थी। और जब लूसी ने ये नोटिस किया तो उसने जानी के उन सुनहरे बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा बेबी सामने देखो वरना गिर जाओगी। ठीक है तो जैसे ही लूसी ने पुकारा जानी ने लूसी की तरफ देखते हुए कहा आंट। ठीक है तो उसे सिर्फ नोट किया एंड वो आगे की तरफ चलने लगी लूसी का हाथ पकड़कर, लेकिन उसके हाथ में अभी भी वो ब्रेसलेट देखा जा सकता था, वही सन वाला ब्रेसलेट जो बस चमक रहा था उसकी कलाई में। अगले ही पल वो लोग मेन एरिया में आ गए थे। मार्था ने कहा लूसी तुम आ गई। लूसी ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा हाँ सिर्फ कुछ देर के लिए हूँ एंड मुझे जल्दी जाना होगा, मेरी फ्लाइट है। मार्था ने कहा तुम जा रही हो। लूसी ने कहा जाना ही होगा मुझे, मेरा अब यहाँ कुछ नहीं है मार्था, पर आप सब लोगों के साथ यहाँ रहकर अच्छा लगा। मार्था ने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ जानी की तरफ देखने लगी जो बस गुमसुम सी वहाँ ऐसे ही खड़ी थी। मार्था ने झुकते हुए कहा हेलो बेबी। ठीक है तो जानी को अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी, पर जानी तुरंत एक बस लूसी के पीछे छुप गई। लूसी ने कहा वो थोड़ी शाय है, जल्दी लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं है। मार्था ने कहा ओ ऐसा है, बट ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। लूसी ने कहा बिल्कुल जीजिए की तरह। कहते के साथ ही वहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। हुआन ने आते हुए कहा हे सब कुछ तैयार है ना, जी बस आने वाली है। माता ने एकदम से इस माहौल को थोड़ा सा ऑकवर्ड से नॉर्मल करने की कोशिश की। अंदर उसने हुआन की तरफ देखते हुए कहा सब कुछ तैयार तो जब होगा ना, जब जान तैयार होगा, जाकर उनको बोलो वो अपनी सारी फैमिली पार्टी को बंद करे। हुआन ने कहा क्या अभी तक तैयार नहीं हुआ, मैं जाता हूँ। हाँ लूसी हाय। ये कहते उसने लूसी को हाय किया। लूसी ने कहा हाय हुआन का। हुआन ने कहा मैं जाता हूँ। हाँ लूसी ने सिर्फ नोट किया। इसके बाद लुआन सिर्फ भागता हुआ अंदर की तरफ चला गया था। माता सिर्फ लूसी को देखने लग जाती है। लूसी ने कहा कोई बात नहीं, मैं वहाँ वेट करती हूँ। ये तो लूसी सिर्फ जानी का हाथ पकड़कर कॉर्नर में चली गई थी। माता सिर्फ उसे देखती रहती है। वहीं दूसरी तरफ चैंग ने माता की तरफ देखते हुए कहा जी आने वाली है।
माता ने कहा तो हाँ जल्दी करो ना, सब कुछ तैयार करो। चैंग सब कुछ खत्म हो गया। चैंग ने कहा हाँ वहाँ की डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, सिर्फ मेन डोर की बची है। माता ने कहा सिर्फ मेन डोर तो मेन है ही, ठीक है। तो वो दोनों भाग कर मेन डोर की तरफ जाते हैं। एक बार फिर से उस घर में हलचल होनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वहाँ अंदर की तरफ आ गया था एंड जान एंड बाकी पूरी फैमिली अपना आ चुकी थी। जान ने कहा वहाँ का चिंता मत कीजिए, मैं इन सबको अभी तैयार करता हूँ, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। वहाँ ने कहा जल्दी करो जान, बस गाड़ियाँ आने ही वाली है। जान ने कहा हाँ जल्दी कराओ, ठीक है। तो उसने ईबो का कान पकड़ा से खींचता हुआ जाते हुए कहा जल्दी करो, 60 मिनट बर्बाद कर दिया, अब जल्दी से मेरे साथ चलो एंड इन दोनों को तैयार करने में मेरी मदद करो। और तुम दो लिटिल शैतान जल्दी चलो मेरे साथ, ठीक है। तो उसने ईसा यूजा को दिखाया। ईसा यूजा बिल्कुल किसी टकलिंग की तरह जान के पीछे पीछे चलने लगते हैं, बिल्कुल चुपचाप, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्हें एक भी शब्द बोला तो इस बार जान के गुस्से से खुद ईबो भी नहीं बचा पाएगा। अब लगभग आधे घंटे के बाद जान एंड उसकी पूरी फैमिली जमाती हुई तैयार हो चुकी थी। सब लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। आज उन्होंने व्हाइट कलर की थीम पहनी हुई थी। ईसा यूजा जान एंड ईबो सबने सिर्फ व्हाइट कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लगा था जैसे कि 4 एंजल बस आसमान से जमीन पर उतर आए हैं एंड लगे भी क्यों ना वो कोई एंजल से कम थे क्या। खैर वो बस जान को कॉम्प्लीमेंट देने ही वाला था एंड उससे बस रिवॉर्ड में किसी देने ही वाला था कि अगले सेकंड हुआ ने चिल्लाते हुए कहा जान जी आ गई। जान ने कहा क्या जी आ गई, ठीक है। तो वो तुरंत ईबो को छोड़ता हुआ वहां से बस निकल गया था एंड वही दूसरी तरफ ईबो बस खड़ा रहता था। उसने कहा जान का मेरा केस। जान ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस दौड़ रहा था। उसके पीछे ईसा एंड यूजा ने भी चिल्लाते हुए कहा वाओ लिटिल बेबी आ गई, लिटिल बेबी आ गई डैड, हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ईबो को पाई किया, वो भी बस जान के पीछे दौड़ गए। ईबो ने कहा वाह कमाल है, मेरी तो किसी को परवाह नहीं है, रुको मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। तो ईबो भी दौड़ गया था। अगले पल सब लोग गेट पर थे जी का वेलकम करने के लिए। जी बस कार से नीचे उतरती है अपने हाथ में उस छोटी सी बेबी को लिए हुए जो पिंक कलर के उस छोटे से टॉवल में रैप थी। ईसा यूजा ने फुदकते हुए कहा माय लिटिल प्रिंसेस आ गई, लिटिल प्रिंसेस आ गई। जान ने कहा हाँ तुम्हारी लिटिल प्रिंसेस आ गई जी, ठीक है। तो जान आगे बढ़ता है और जी का हाथ लेते हुए कहा कैसी हो तुम। जी ने कहा अब पहले से बहुत बेटर हूँ। चैंग ने कहा हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक तो रहा ना। जी ने कहा हाँ चैंग सब कुछ ठीक था, तुम तो मुझे नहीं आए। चैंग ने कहा वो एक्चुअली, ठीक है। तो चैंग ने बस साइड होते हुए कहा तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर रहा था एंड जैसे ही चैंग साइड हुआ जी बस शॉक हो गई क्योंकि पूरा घर इतना सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के ऊपर बनाया हुआ हो। हर तरफ फ्लावर्स थे, रिबन्स थे, बनीज थे, बलून्स थे एंड वो इतनी सारी बेबीज वाली क्यूट सी डेकोरेशन थी कि कहना ही क्या, पूरा घर जन्नत लग रहा था। जन्नत में जी जैसे बस खो जाती है। जी ने चैंग से देखते हुए कहा तुमने ये। चैंग ने कहा हाँ मैंने ये किया, सबने मिलकर किया, हम सब ने, ठीक है। तो सबने चिल्लाकर कहा हाँ हम सब ने। इतनी आवाज सुनकर एक जी बस चौंक गई। जी ने सबकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे एंड कहीं ना कहीं वो बस बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग महसूस कर रही थी। जान ने कहा वेलकम टू द होम जी, वेलकम लिटिल प्रिंसेस, ठीक है। तो उसने उस छोटी सी बच्ची को देखा जो बस अभी जी की गोद में सो रही थी, लेकिन आवाज से वो बस उठ गई थी। वो अपनी उन छोटी छोटी आंखों से सब कुछ देख रही थी। जान ने कहा माय गॉड ये जाग गई। जी ने कहा जान ने कहा क्या मैं इसे लूं। जी ने कहा ऑफ कोर्स जान ले सकती हो, ठीक है। तो उसने जान की गोद में बस छोटी सी बच्ची को रख दिया था। ईबो ने आते हुए कहा जान का मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। जान ने कहा हाँ ईबो थोड़ा ध्यान से। ईबो ने उस छोटी सी बच्ची को देखते हुए कहा वाओ जान ये कितनी क्यूट है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी छोटी सी है। जान ने कहा बच्चे नहीं छोटे होते हैं ईबो। ईबो ने कहा जान का हम भी एक बेबी बनाते हैं ना, मुझे भी एक बेबी चाहिए। जान ने कहा ईबो यहाँ लोगों को तो देखो। ईबो ने कहा क्यों फर्क नहीं पड़ता जान का, मुझे भी एक बेबी चाहिए, एक बेबी बनाते हैं जान का, प्लीज 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 हाँ एक बेबी। ये कहते हुए ईबो सिर्फ जिद कर रहा था। जान के पूरे कान लाल हो गए थे। वो शेमलेस इंसान का क्या करे। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा ईबो चुप हो जाओ, कोई कैंडी थोड़ी है मैं तुम्हें दे दूंगा, हम इसे बना लेंगे, चुप रहो चुप रहो। ईबो ने कहा नहीं मैं चुप नहीं होऊंगा, मुझे बेबी चाहिए। तभी पीछे ने सबने चिल्लाकर कहा जान से बेबी दे दो ना। जान ने सबकी तरफ देखते हुए कहा तुम सब चुप हो जाओ, जी मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसने जी का हाथ पकड़ा है, वो बस हंसता मुस्कुराता जी को अंदर ले जाता है पर उसका चेहरा बता रहा था कि वो भी ब्लश कर रहा था। जी ने मुस्कुराते हुए कहा दे दो ना से एक बेबी, जितना भी क्या। जान ने कहा अभी नहीं जी, अभी बहुत टाइम है, बच्चे छोटे हैं। जी ने कहा फिर भी सोच कर देखो, मैं तुम्हें हनीमून पैकेज दिया है ना, हनीमून पर जा ही रहे हो ईबो के साथ, तो वहाँ सोचना। जान ने कहा जी अब तुम्हें मत शुरू हो जाओ प्लीज, आज हमारी लिटिल प्रिंसेस का नेमिंग सेरेमनी है, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं अपने और ईबो के बारे में बात में सोचूंगा। वैसे भी आज रात को हमारी फ्लाइट है, तो उससे पहले का सारा समय मैं सिर्फ अपनी लिटिल प्रिंसेस को देना चाहता हूँ, है ना लिटिल प्रिंसेस। अंकल के साथ रहोगी ना, अंकल के साथ रहोगी ना, ठीक है। तो वो बस उस छोटी सी बच्ची को देख रहा था एंड उस छोटी सी बच्ची ने अपना हाथ उठाकर जान के उस हाथ को पकड़ लिया। जान ने कहा जी इसने तो मुझे होल्ड कर लिया। जी ने कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है जान, ठीक है। तो इसी एट लास्ट वहीं काउच पर बैठ गई थी जो सी के लिए ही बनाया गया था। जान ने कहा ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है। जी ने कहा जान ने कहा ओके नहीं कहूंगा, लेकिन फिर पीछे से ईबो ने आते हुए कहा हाँ जान का बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन हमारा बेबी इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। जी ने कहा ओह तो अब यहाँ कोई कंपटीशन चल रहा है। तभी पीछे से ईसा एंड यूजा आते हुए कहा डैड हमें भी देखना है, हमें भी देखना है, लिटिल बेबी को हमें भी देखना है। जान ने कहा हाँ धीरे धीरे, ठीक है। तो उसने ईसा एंड यूजा को वहीं काउच पर चढ़ा दिया था। वहीं दूसरा चैंग ने कहा जी मुझे भी अपनी बेटी को देखना है। जी ने कहा हाँ चैंग तुम्हारा भी नंबर आएगा, पहले जान की फैमिली तो फ्री हो जाए, ठीक है। तो वो बस जान की फैमिली को देखने लगी जो ओवरली एक्साइटेड थी। तो पीछे से हुआन ने माता की तरफ देखते हुए कहा हमारा नंबर कब आएगा। हाउसवाइफ ने कहा और हमारा नंबर। माता ने कहा आ जाएगा, एक दिन तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो वो सिर्फ हेल्पलेसली वहाँ देख रहे थे जहाँ पूरी तरीके से मामला पैक था। तभी पीछे से आंट जियांग ने आते हुए कहा अरे बच्चों क्या कर रहे हो, समय हो रहा है, फादर आए हैं, नेमिंग सेरेमनी करनी है या नहीं। जी ने कहा हाँ माँ प्लीज ले आइए। जियांग ने कहा चैंग जाकर फादर को लेकर आओ। चैंग ने कहा पर मैं माँ मुझे अपनी बच्ची को। तभी आंट जियांग ने कहा जाओ चैंग। चैंग ने कहा ओके जा रहा हूँ, ठीक है। तो चैंग सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड लुक देता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया था क्योंकि वो जानता था यहाँ उसका नंबर नहीं आने वाला, एटलीस्ट अभी तो नहीं आने वाला। तो इससे बेहतर है कि फादर को यहाँ लेकर आया जाए क्योंकि फंक्शन भी तो शुरू कराना है। चैंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपनी बच्ची का नाम रखने के लिए। अब लगभग आधे घंटे के बाद फंक्शन शुरू हो चुका था। फादर अपनी गोद में उस छोटी सी नन्ही परी को लेकर खड़े हुए थे। फादर ने कहा इस बच्ची का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जी ने कहा ऐसा क्या फादर। फादर ने कहा ये तुम्हारी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी। जी ने कहा मैं जानती हूँ, जब से हुई है सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। फादर ने कहा इंडीड एंड यंग लेडी आपने कोई नाम सोचा है। जी ने कहा फादर ने कहा इस बच्ची को अपनी गोद में लो एंड इस बच्ची का नाम रखो। ये कहते हुए फादर ने उस बच्ची को जी की गोद में रख दिया था बहुत संभाल कर।
एट अगले सेकंड सब लोग सिर्फ मुस्कुराते हुए चिल्लाने लगते हैं, नाम रखो ज़ी, नाम रखो। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। हैनन के तरीके के हैप्पी फेस को देखकर ज़ी की आंखों में बस आंसू आ गए। उसने बस कसकर अपनी बच्ची को पकड़ा है। पीछे से चैंग ने ज़ी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कम ऑन ज़ी, तुम रख सकती हो। ज़ी ने कहा, चैंग ने कहा, मैं साथ हूँ तुम्हारे ज़ी, कम ऑन, हमारी लिटिल प्रिंसेस वेट कर रही है, बताओ क्या नाम सोचा है तुमने। ज़ी ने कहा, मैंने नाम सोचा है। ये कहते वो सबकी तरफ देखने लगी, पर जहाँ उसकी निगाहें अटकी थी उसके सामने खड़ा हुआ सान था। ज़ी ने बस सान की तरफ देखा है, धीमी आवाज़ में कहा, मैंने नाम सोचा है। जैसे ही जी ने कहा सब बस चुप हो गए, क्योंकि सब लोग नाम जानना चाहते थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सब नाम जानने के लिए। एंड जी ने अगले ही सेकंड उस बच्ची की आंखों में दिखाया, जेंटली उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, ज़ोई, मेरी बच्ची का नाम होगा ज़ोई। जान, हमारी ज़ोई वापस आ गई, हमारी ज़ोई वापस आ गई जान। ठीक है, तो जी सिर्फ रोने लगे। भाई दूसरी तरफ सान की आंखों से भी आंसू निकल आए थे, वो खुद को रोक ही नहीं पाया। एंड ये वो सिर्फ सान को होल्ड कर खड़ा हुआ था, लेकिन ज़्यादा देर तक खड़ा रह नहीं सका, क्योंकि अगले सेकंड सान बस दौड़ कर जाता है। उसने जी को हक करते हुए कहा, जी ने कहा, हमारी ज़ोई जान, हमारी ज़ोई वापस आ गई, मेरी बच्ची का नाम ज़ोई होगा। जान ने कहा, जी आई लव यू सो मच। हाँ, ये हमारी ज़ोई है। I'm so happy ज़ोई, I'm so happy my baby, I'm so happy। अंकल जितना प्यार अपनी ज़ोई को नहीं दे पाया ना, अंकल इतना प्यार इस ज़ोई को देंगे। मैं अपनी ज़ोई का सारा प्यार तुम्हें दूंगा माय बेबी, माय ब्यूटीफुल प्रिंसेस। सी प्लीज मुझे इससे दो ना। सी ने कहा, ये तो उसने जान की गोद में बस ज़ोई को रख दिया था। जान बस ज़ोई को हक कर लेता है। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसकी ज़ोई वापस आ गई है। जी ने उसका ख्वाब पूरा कर दिया, एक ऐसा ख्वाब जो सान के लिए अधूरा था। कितने ही सालों से वो कमी अधूरी थी, लेकिन आज वो कमी सान के हाथों में है, पूरी होती हुई। सान को कंट्रोल महसूस नहीं कर पा रहा था, वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। उसके कंधे बस हिल रहे थे क्योंकि वो रो रहा था, खुशी के आंसू थे उसकी आंखों में। अगले ही पल इबो ने बस सान को पीछे से हक कर लिया। उसने सान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमारी ज़ोई वापस आ गई सान का, आपकी ज़ोई वापस आ गई। सान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मेरी ज़ोई वापस आ गई इबो, मेरी ज़ोई वापस आ गई। वहीं दूसरी तरफ ईसा जोर से उछलने लगे। ईसा ने कहा, वाओ, हमारे लिटिल बेबी का नाम है ज़ोई, मैं ज़ोई का बिग ब्रदर हूँ, बिग ब्रदर। ईसा ने भी उछलते हुए कहा, मैं भी अपनी ज़ोई का बिग ब्रदर हूँ, बिग ब्रदर। ठीक है, तो ईसा के मुंह से और यूजा के मुंह से, दोनों के मुंह से शब्द आसानी से निकल नहीं रहे थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुश थे, लेकिन वो बोल रहे थे, बस बोल रहे थे। एंड उनको इस तरीके से उछलते हुए देखकर बाकी सब बस जोर से मुस्कुरा जाते हैं। जियांग ने बस हावशान का हाथ पकड़ रखा था, वहीं दूसरी तरफ हुआन ने बस मार्था के कंधे पर हाथ रख रखा था, वो मुस्कुरा रहा था। एंड जी और चैंग वो भी बस एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ कर खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जान और इबो एक दूसरे को बस ग्रैब कर खड़े थे। जान की आंखों में आंसू थे, इबो की आंखों में भी कहीं ना कहीं आंसू थे। वो भी बस उस छोटी बच्ची को देख रहा था। तभी पीछे से जी ने कहा, जान इसकी आंखें बिल्कुल सोई जैसी हैं, तुम्हें नहीं लगता। जान ने बस बच्ची की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सोई जैसी, सिनाया जैसी, पर इसकी किस्मत मैं उसकी जैसी नहीं होने दूंगा। सी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं इसे सब कुछ देकर प्रोटेक्ट करूंगा। ये मेरी भी बच्ची है, मेरी भी। सी ने कहा, हाँ ये हम सबकी बच्ची है ना। ठीक है, तो वजीर ने सबकी तरफ देखा, सब चिल्लाकर कहा, हाँ ये हम सबकी बच्ची है, चलो पार्टी शुरू की जाए। ठीक है, तो वो जोर से चिल्लाए। इसके बाद बहुत जोर से गाने बजने शुरू हो चुके थे। सब लोग सिर्फ उस पार्टी के अंदर से मशगूल हो गए थे। सब लोग बस नाच रहे थे, गा रहे थे, खुश थे, उछल रहे थे। वो खुशी दूर से ही देखने में बनती है, कोई कह ही नहीं सकता इस सीन को देखकर कि अभी कुछ समय पहले यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ था, क्योंकि यहाँ बिल्कुल माहौल बदला हुआ था। अब लगभग आधे घंटे के बाद इबो बस साइड एरिया में आया था पानी पीने के लिए, तभी पीछे से एकदम से किसी ने उसे टच किया। इबो टच थोड़ा सा फ्लिंच कर जाता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि लूसी खड़ी हुई थी। लूसी ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, इबो ने कहा, लूसी ने कहा, क्या हम बात कर सकते हैं। इबो ने इंसान की तरफ देखा जो अभी बिजी था जी के साथ। इबो ने कहा, क्या बात करनी है तुम्हें। लूसी ने भी इबो के आइज को फॉलो किया, इंसान की तरफ देखते हुए कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें एक बार आखिरी बार सॉरी और भाई कहना था, क्योंकि मैं जा रही हूँ। ये बात सुनकर इबो बस चुप हो जाता है। उसने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ जा रही हो तुम। लूसी ने कहा, कहीं जहाँ मुझे जाना चाहिए, बहुत दूर, इन सब से बहुत दूर, क्योंकि यहाँ मेरा काम पूरा हो चुका है। इबो ने कहा, लूसी ने कहा, मुझे जाने दो, यहाँ कुछ नहीं बचा, अब सहानी की जिम्मेदारी मेरी है और मुझे इस जिम्मेदारी को उठाना है। पूरी चीज़ ये चाहती थी कि मैं सहानी को सब कुछ बहुत खूबसूरत दिखाऊँ, एंड मैं ये करूँगी, क्योंकि अब मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मोटो है, वो है सहानी की परवरिश करना। इबो ने कहा, लूसी तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो बहुत है। लूसी ने कहा, आखिर में तुमने सब कुछ बिगाड़ ही दिया ना। इस बात पर इबो चुप हो जाता है। लूसी ने कहा, आई एम रियली सॉरी इबो, पर जो भी मैंने कुछ किया मैं उसके लिए रिग्रेट महसूस नहीं करती, क्योंकि वो मेरी जीजे की आखिरी इच्छा थी। जिस तरीके से उन्होंने मुझसे कहा था मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, पर मैंने तुम्हारा भी पूरा साथ दिया इबो, मैंने तुम्हारा पूरा साथ दिया, स्वेयर। इबो ने कहा, लूसी तुमने मेरा साथ दिया, इसीलिए मैं तुमसे शायद बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी तुमने उस वक्त किया था ना, उसके बाद हम दोनों के बीच कोई बात होती है पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, आज भी और हमेशा करता रहूँगा। फ्यूचर में कभी भी कोई ज़रूरत पड़े बस मुझे याद कर लेना। लूसी ने कहा, तुम्हारा इतना ही कहना बहुत है, क्या मैं एक हक कर सकती हूँ। ठीक है, तो इबो को देख लगी। इबो ने कहा, लूसी ने कहा, सिर्फ एक हक, इस जाते हुए दोस्त को आखिरी अलविदा नहीं दोगे, पता नहीं फिर हम कब मिले। ठीक है, तो लूसी सिर्फ अपनी आंखों में आंसू लिए इबो को देख रही थी। इबो खुद को रोक ही नहीं पाया, उसने सिर्फ लूसी की तरफ देखते हुए कहा, ओके, एक हक तुम डिजर्व करती हो। इसके बाद लूसी सिर्फ इबो को हक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जानी बस साइड में खड़ी हुई थी। एंड अगले सेकंड ईसा वहाँ दौड़ कर आता है। उसने जानी की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो वही हो ना। जानी ने बस ईसा को देखा एंड अपनी आंखों को ब्लिंक किया। ईसा ने कहा, तुम वही हो ना, वही वाली गर्ल। जानी ने कहा, सानी। ईसा ने कहा, क्या। जानी ने कहा, मेरा नाम सानी है। ईसा ने कहा, वाओ तुम्हारा नाम बहुत ब्यूटीफुल है। वैसे मैं तुम्हारा नाम भूला नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे डैड के नाम से थोड़ा मैच करता है ना, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकता। जानी ने कहा, तुम्हारे डैड के नाम से।
ईसा ने कहा हाँ वो मेरे डैड हैं। लेकिन तो उसने सान की तरफ इशारा किया। जानी ने भी सान की तरफ देखा एंड देन उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा वो मेरी भी डैड है। ईसा ने कहा क्या? जानी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? ईसा ने कहा मेरा नाम ईसा है। तब पीछे से भागता हुआ योजा आता है। योजा ने कहा गगा। ईसा ने तुरंत योजा का हाथ पकड़ते हुए कहा और ये योजा है, ये मेरा योजा है। जैसे ही ईसा ने कहा जानी का शार्पली योजा की तरफ देखने लगती है। योजा ने मुस्कुराते हुए कहा गगा ये प्रिटी गर्ल कौन है? ईसा ने कहा प्रिटी गर्ल सिर्फ एक गर्ल है योजा, ऐसा नहीं कहते। योजा ने कहा बट वो तो प्रिटी है ना। ये कहते हुए बस कंफ्यूजन में ईसा को देख रहा था। ईसा ने कहा नो। योजा ने कहा ओके गर्ल, तो मैं इसे गर्ल बोलूं? ईसा ने कहा नहीं नहीं उसका नाम है। योजा ने पाउट बनाते हुए कहा तो आपका क्या नाम है गर्ल? ये कहते हुए वो बस जानी को देखने लगा पर जानी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो बस योजा को देख रही थी। योजा ने कहा गगा ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ईसा ने कहा शायद वो बोलना नहीं चाहती। योजा ने कहा बट क्यों? ईसा ने कहा योजा कोई बात नहीं, अगर वो नहीं बोलना चाहती तो। जानी ने तुरंत ईसा की तरफ देखते हुए कहा क्या? जैसे ही ईसा ने जानी को पुकारा था वो बोल रही थी। ईसा ने कहा योजा तुमसे कुछ पूछ रहा है। जानी ने कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ईसा ने कहा क्या? जानी ने कहा तुम कुछ कह रहे थे। ईसा ने कहा कुछ नहीं। जानी ने कहा तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? ये कहते हुए जानी ने अपने हाथ को आगे कर दिया था एंड जैसे ही जानी ने अपने हाथ को आगे किया उसका वो ब्रेसलेट नजर आ जाता है। इससे पहले कि ईसा का ध्यान उस पर जाता योजा ने चिल्लाते हुए कहा गगा आपका सर वाला नेकलेस, आपका सर वाला नेकलेस। ये कहते हुए जानी की हाथ में से इशारा करने लगा। वही दूसरा ईसा का भी ध्यान जानी के हाथ पर चला गया। अगले सेकंड जानी ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा ये मेरा है। ईसा ने कहा बट ये तो मेरा है। ईसा ने कहा ये गगा का है, आपने गगा का नेकलेस लिया। ये कहते हुए बस जानी को देख रहे थे। जानी थोड़ा डर गई थी। उसने पीछे होते हुए कहा ये मेरा है, ये सिर्फ मेरा है। ईसा ने कहा ये मेरा है जानी, मुझे वापस दो। जानी ने कहा नो ये मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। ये कहते हुए जानी सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगी। तभी ईसा एंड योजा और जानी की लड़ाई को सुनकर बाकियों का ध्यान पर आ गया था, खासकर जान का जो अभी ईसा को ढूंढ ही रहा था। जानी वहां आते हुए कहा यहाँ क्या हो रहा है बेबी, क्या हुआ? एंड तुम जानी रो क्यों रही हो? ये कहते हुए जानी नीचे बैठ गया था। जानी ने बस अपने हाथ को छुपाते हुए कहा मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। ईसा ने कहा डैड जानी ने मेरा नेकलेस ले लिया, मेरा सन वाला नेकलेस। जानी ने कहा क्या? फिर योजा ने भी उछलते हुए कहा हाँ डैड हाँ, इस गर्ल ने गगा का नेकलेस ले लिया, गगा का नेकलेस ले लिया। जानी से बातें सुनकर बस थोड़ा सा स्टंट हो गया था। वो देख सकता था कि जानी डर रही है, इसीलिए उसने ईसा योजा को देखते हुए कहा तुम दोनों चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई तरीके से नहीं कहेगा। योजा बैड मैनर्स, डैड ने सिखाया है ना, इस तरीके से किसी को पॉइंट नहीं करते। योजा ने कहा बट डैड। तभी जानी ने कहा जाओ तुम दोनों जाकर खेलो। एंड बेबी जानी आर यू ओके? जानी कितनी वार्म वॉइस सुनकर जानी बस रुक जाती है। वो बस अपनी नजरों को झुका लेती है। जानी ने कहा तुम दोनों से कितना डरा दिया है। ईसा जाओ योजा का हाथ पकड़ो और वहां जाकर खेलो। ईसा ने कहा बट डैड। जानी ने कहा ईसा। जैसे ही जानी कहा बस ईसा पाउट बनाता हुआ योजा का हाथ पकड़ता है, वहां से बस चला जाता है। वही दूसरी तरफ जानी सिर्फ ईसा को जाते हुए देख रही थी। जान ने जानी की तरफ देखते हुए कहा आर यू ऑलराइट बेबी? जैसे ही जानी ने वार्म वॉइस का इस्तेमाल किया जानी बस जानी की तरफ देखने लगती है। जानी ने कहा तुम ठीक हो? जानी ने सिर्फ नोट किया। जानी ने कहा क्या तुमने सच में ईसा का नेकलेस लिया? जानी ने कहा वो मेरा है। जानी ने कहा क्या मैं देख सकता हूँ? ये कहते हुए जानी ने अपना हाथ आगे किया पर जानी ने अपना हाथ दिखाया नहीं। जानी ने कहा मुझे दिखाओ जानी। जानी ने कहा बट आप लेंगे तो नहीं ना? जानी ने कहा प्रॉमिस नहीं लूंगा। ये कहते हुए जैसे जानी ने कहा जानी बस अपने हाथ को जान के हाथ की तरफ बढ़ा देती है। जान ने जानी की कलाई में वो नेकलेस देख लिया था एंड वो पहचान गया था। उसने जानी की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें कहाँ से मिला? जानी ने कहा वो एक्चुअली मुझे उस दिन मिला था। जानी ने कहा तो उसका मतलब ये आपका नहीं है। जानी ने कहा बट आई लाइक इट। जानी ने कहा तुम्हें ये पसंद है? जानी ने कहा जानी ने कहा बट ये ईसा का है। जानी ने कहा क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? जानी ने कहा तुम्हें ये चाहिए? जानी ने कहा क्या आप मुझे ये दोगे? जानी की ऐसी आवाज़ है उसकी तरह की आंखों को देखकर जान जैसे खुद को रोक ही नहीं पाया। एक कान में जैसे युवानी की आवाज़ गूंज गई थी जान कभी वक्त मिले तो मेरी जानी से मिलने जाना, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत प्यारी है, अगर वक्त मिले तो कभी उसे प्यार करना जान, उसे थोड़ा सा प्यार करना, उससे मिलने जाना। एंड युवानी की ऐसी आवाज़ उसके कान में गूंजते के साथ ही जान ने सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर लिया था पर अगले ही सेकंड उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे टच किया है। जान ने अपनी आंखों को खोलकर देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि जानी थी। जानी ने कहा आप रो क्यों रहे हो? आप प्लीज़ मत रो, अगर आपको ये नेकलेस चाहिए तो मैं दे दूंगी। जाने कहा नहीं बेबी, मैं इस वजह से नहीं रो रहा, कोई बात नहीं, अगर तुम इसे रखना चाहती हो तो तुम रख सकती हो। जानी ने कहा तो फिर आप क्यों रो रहे हो? जाने ने कहा बस अंकल थोड़ा सैड हो गए थे ना, इसलिए डोंट वरी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जानी ने कहा अंकल? जाने ने कहा आई मीन मैं। जानी ने कहा पर आप तो ये कहते हुए इससे पहले जानी कुछ भी करी पीछे से लूसी ने आते हुए जानी एकदम से थोड़ा फ्लिंच कर गई। उसने लूसी की तरफ देखते हुए कहा यस आंट। लूसी ने कहा जल्दी आओ हमें जाना होगा। ये कहते हुए लूसी बस वहाँ आ गई थी। जान ने कहा लूसी ने कहा सानगा आप ठीक हैं? जान ने कहा मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? लूसी ने कहा मैं भी ठीक हूँ, रिकवर हो रही हूँ, वक्त लगेगा लेकिन आई एम ओके एंड बाय। जान ने कहा बाय। लूसी ने कहा मैं और जानी जा रहे हैं। इस बात पर जान थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसने कहा कहाँ? लूसी ने कहा किसी नई तलाश में, किसी नई जगह एंड किसी खूबसूरत जगह जहाँ हम दोनों रह सके, है ना जानी? ये कहते उसने जानी को बस होल्ड कर लिया था एंड जानी बस जान को देख रही थी। जान ने कहा क्या जाना जरूरी है? लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ बहुत अच्छे है जान का जो इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझसे ये कह रहे हैं, पर हाँ जाना जरूरी है, आप बस ईबो के साथ खुश रहिएगा एंड कभी मौका मिला तो हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है जान का? ये कहते हुए लूसी सिर्फ मुस्कुराने लगी एंड जान सिर्फ नोट कर देता है। पीछे से ईबो ने आते हुए कहा जान का? जान ने कहा तुम? ईबो ने कहा लूसी जा रही है, मैं सिर्फ उसे अलविदा कहने आया था, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये कहते हुए उसने लूसी के हाथ में गिफ्ट रख दिया था। लूसी ने कहा ये क्या है? ईबो ने कहा सिर्फ एक पैकेज है, आई मीन तुमने मेरी इतनी हेल्प की, ये एक टूर है न्यूजीलैंड का, तुम हमेशा से न्यूजीलैंड जाना था ना, तो ये लो ये पास है,
जब भी मन करे चले जाना। लूसी ने कहा थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, तो वो सिर्फ ईबो को देखने लगी। ईबो ने कहा एनीथिंग फॉर यू। मैंने कहा है ना कभी भी लाइफ में तुम्हें मुझसे कोई काम हो तो हमेशा मुझे याद कर लेना। लूसी ने कहा थैंक यू सो वेरी मच। इसके बाद पीछे से एक इंसान ने आते हुए कहा मैम आपकी कैब आ गई है। लूसी ने कहा अब वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ, भाई अपना ख्याल रखिएगा। इंसान ने सानी की तरफ देखते हुए कहा तुम भी इस बच्ची का ख्याल रखना। इंसान अगले सेकंड नीचे झुकता है, सानी का हाथ अपने हाथ में लेता है क्योंकि वो रोक ही नहीं पाया। उसने फ्रेंडली सानी के हाथ पर किस करते हुए कहा तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कभी भी हार मत मानना, हमेशा खुश रहना और अपनी आंट के साथ रहना। आंट जो भी कहें वो करना, ओके? बहुत पढ़ना एंड आंट का नाम रोशन करना। लूसी इसे अच्छी एजुकेशन देना, ओके? क्या मैं इस बात के लिए तुम पर बिलीव कर सकता हूँ? लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा आप बिलीव कर सकते हैं। कहा मैं सानी की परवरिश बहुत अच्छे से करूँगी, चिंता मत कीजिए। जो कुछ भी युवानी जीजी के साथ हुआ वो सानी के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो वे बस लूसी सान की तरफ देख रही थी, सान बस खामोश हो जाता है। इसके बाद उस ड्राइवर ने दोबारा से कहा मैम आपकी कैब। लूसी ने कहा हाँ मुझे जाना होगा, बाय जान का। सान ने कहा ठीक है, तो वे फाइनली लूसी ने सानी का हाथ पकड़ा, वो बस सानी को लेकर आगे जाने लगी। पर सानी क्या रुक गई थी, थोड़ा दूर चलकर वो रुक गई एंड अगले सेकंड वो लूसी का हाथ छोड़ती है, सानी की तरफ दौड़ते हुए जाती है। इससे पहले कि सान कुछ भी समझ पाता, सानी ने बस सान को हक कर लिया था। सान बस शॉक हो जाता है। सानी ने सान को हक करते हुए कहा बाय एंड हम फिर मिलेंगे। ठीक है, तो वे सानी बस सान को कस कर पकड़ लेती है। सान भी बस सानी को हक कर लेता है एंड इस सीन को देखकर ईबो की आंखों में सिर्फ आंसू आ गए थे। वो बस इस सीन को देख रहा था। लेकिन अगले सेकंड सानी ने सान से खुद को अलग करते हुए कहा बाय। सानी कहा बाय स्वीट हार्ट, यू आर सो लवली। बात पर सानी कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ सान की चीख पर किस करती है। अगले सेकंड वापस लूसी की तरफ दौड़ जाती है। सान सिर्फ सानी को बस जाता हुआ देख रहा था, दूर 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 एंड बहुत दूर, बस इतना दूर कि सानी बस वहाँ से गायब भी हो गई। पर युवानी का वो एहसास जैसे वहाँ रह गया था। सानी के उस टच में जो अभी भी वो सानी के उस चिप पर कर गई। सानी ने अपना हाथ अपने गाल पर रखा है, अगले सेकंड वो बस फ्लिच कर जाता है जब इबो ने सानी के कंधे पर हाथ रखा। इबो ने कहा सान का। सानी ने कहा हाँ क्या हुआ इबो? इबो ने कहा आप ठीक तो हैं? सानी ने कहा हाँ मुझे क्या होना है? इबो ने कहा आप रो रहे हैं सान का। ठीक है, तो उसने सान की आंखों से आंसू साफ किए। सानी ने कहा कुछ नहीं बस क्या छोड़ो, हमारी फ्लाइट कब है? इबो ने कहा आज रात को 12 बजे। आप तैयार हैं हनीमून के लिए? ठीक है, तो इबो मुस्कुराने लगा। सानी ने कहा तुम बहुत शेमलेस हो, हाँ सबके सामने सिर्फ मेरे को एम्बैरेस करते रहते हो। इबो ने कहा सान का इतने टाइम बाद भी आप एम्बैरेस होते हैं, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए। सानी ने कहा मुझे कभी आदत नहीं हो सकती, ऐसे एम्बैरेसमेंट की तो कभी भी नहीं। ठीक है, तो सान सिर्फ पढ़ाता हुआ आगे जा रहा था, इबो सिर्फ मुस्कुराता हुआ सान के पीछे पीछे चल रहा था एंड अगले ही सेकंड वो लोग उसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं जहाँ बाकी सब उनका इंतजार कर रहे थे। सान ने कहा कायरा माय लिटिल प्रिंसेस, ये रही सो रही है। ठीक है, तो उसे सान की गोद में वो रख दी थी। तभी चैंग ने पीछे से आते हुए कहा बाय द वे सान तुम्हारे लिए आया है। सान ने कहा क्या? ठीक है, तो वे उस लेटर को देखने लगा। चैंग ने कहा तुम्हारी यूनिवर्सिटी से लेटर तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है। सान ने कहा सच में? ठीक है, तो उसने लेटर खोल कर देखा तो सच में उसका एक्सेप्टेंस लेटर था। सान ने कहा तो बहुत अच्छा हुआ। जी ने कहा वापस से ये सान डॉक्टर सान बनने के लिए तैयार है, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सान। सान ने मुस्कुराते हुए कहा मैं भी इंतजार कर रहा हूँ एक बार फिर से व्हाइट कोट पहनने का। जी ने कहा तुम जरूर पहनोगे सान एंड एक बार फिर से तुम सपने को जियोगे अपने एंड उसे पूरा भी करोगे। सान ने कहा ठीक है, तो सान से मुस्कुराने लगा। इबो ने सान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा सान का। सान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा हाँ बिल्कुल। किस सपने में चिल्लाते हुए कहा हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो सब लोग जोर से हंसने लगे। सान से उस नन्ही परी को देखने लगा जो सान की गोद में सो रही थी। सान ने धीमे से कहा सोई को मत जगा देना, सोई सो रही है। ठीक है, तो वो सान हल्के से सहलाने लगा। सब लोग सिर्फ खुश होने लगे और इस तरीके से जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे मैंने आप लोगों के लिए हैप्पी एंडिंग कर दी है। पर जिन भी लोगों ने मेंबरशिप परचेज की है उनके लिए अभी बहुत कुछ होना है। सान की कॉलेज लाइफ है, सेकंड प्रेगनेंसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी उन सभी लोगों के लिए जो डिमांड कर रहे थे कि मैं आप लोगों के साथ एक हैप्पी मोमेंट पर स्टोरी को फिनिश करूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई मलाल ना रहे, तो गाइस मैंने आप लोग की ये छोटी सी इच्छा को पूरा करने की कोशिश की है। आई डोंट नो कि मैं इस इच्छा में इस विश को पूरा करने में किस हद तक कामयाब हो पाई या नहीं। बाकी जैसा भी आपको पार्ट लगा हो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। डेफिनेटली अपने कॉमेंट्स को मेरे साथ शेयर कीजिएगा एंड हो सके तो वीडियो पर थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो को 1K तक भी नहीं पहुंचाया तो थोड़ा सा हर्ट होता है। बाकी कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है। मिलते हैं फिर किसी एक नई कहानी के साथ एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए बाय बाय।